गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। बच्चों, हमें इस वीडियो में आज पढ़ना है सौर जल ऊष्मक, है ना। हम पिछले वीडियो में सोलर कुकर के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर जल ऊष्मक। इस उपकरण द्वारा पानी गर्म किया जाता है। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं सौर जल ऊष्मक, है ना। ये तांबे की नलियाँ होती हैं, ठीक है। इसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है बच्चों, इसे सौर जल ऊष्मक कहते हैं। इसमें ऊष्मारोधी पदार्थ के बॉक्स में तांबे की लंबी नलियाँ लगी रहती हैं। ये जो लंबी लंबी नलियाँ लगी हुई हैं बच्चों, ये तांबे की नलियाँ होती हैं, है ना। और इसमें ऊष्मारोधी यानी कि जो ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, ऊष्मारोधी पदार्थ के बॉक्स में तांबे की नली लगी होती है, ठीक है, जिन्हें काला कर दिया जाता है। इन नलियों को, जो तांबे की नली होती हैं, इन्हें काला कर दिया जाता है। नली से गुजरता हुआ जल ऊष्मा प्राप्त कर गर्म हो जाता है ना। नली से गुजरता हुआ जो जल होता है, इस नली से जल गुजरता है, और जब जल गुजरता है तो ऊष्मा प्राप्त करके क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसे दूसरे सिरे से निकाल कर टंकी में इकट्ठा कर लिया जाता है ना। इसे दूसरे सिरे से निकाला जाता है और निकाल कर एक टंकी होती है बच्चों, उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है इस पानी को, यानी कि जो गर्म पानी होता है, गर्म वाटर होता है, उसे गर्म वाला पानी होता है, उसे इकट्ठा कर लिया जाता है दूसरे हिस्से से, ठीक है। तो जिन स्थानों पर ये उपकरण उपयोग किए जा रहे हैं, वहाँ जाकर इनको देखें। जहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है बच्चों, उस स्थान पे हमें जाकर यहाँ इसे देख सकते हैं। वर्तमान में सौर ऊर्जा का उपयोग सौर सेल में किया जा रहा है ना। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जा रहा है बच्चों, सौर सेल में किया जा रहा है। इसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आप सभी जानते हैं बच्चों, रूपांतरित करना यानी कि उसे दूसरे रूप में बदलना। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा को किस रूप में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जा रहा है, रूपांतरित किया जा रहा है। सौर सेल सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। सौर सेल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। सौर बैटरी भी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है। जो सौर बैटरी होती है बच्चों, ये सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसे विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करती है, संग्रहित यानी कि इकट्ठा करती है, ठीक है, जिससे वाहन तथा मशीनें चलाई जाती है। तो जो विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है, इससे वाहन को चलाया जा सकता है, मशीन चलाई जाती है। और सौर ऊर्जा के अन्य उपयोगों यानी कि उपकरणों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो और भी अन्य उपयोग इससे जो आते हैं, उनका आप लोग चर्चा कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं बायोडीजल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आपने बायोडीजल के बारे में सुना होगा। यह नवीनतम ऊर्जा स्रोत है। नवीनतम मतलब इसका नवीन यानी कि नए अभी इसका क्या किया गया है बच्चों, बायोडीजल का खोज किया गया है। पहले ये नहीं था, ठीक है। इसका नवीन खोज यानी कि नया खोज किया गया है, इसलिए इसे नवीनतम ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जो तेजी से अपनाया जा रहा है। यह रतन जोत नामक पौधे के बीजों से निकाला गया तेल है ना। बायोडीजल क्या है बच्चों, रतन जोत नामक पौधे के बीज हैं। ये एक पौधा है बच्चों, रतन जोत नाम है इसका, और इसी पौधे के बीजों से निकाला गया तेल है, जिसे बायोडीजल कहा जाता है। इसे पेट्रोल तथा डीजल के साथ मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की अनुपयोगी पड़ी भूमि पर रतनजोत का रोपण कर बायोडीजल प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो बायोफ्यूल प्राधिकरण गठन का किया गया है बच्चों। छत्तीसगढ़ बायोडीजल का उपयोग करने वाला अग्रणी राज्य है ना। अग्रणी मतलब आप लोग समझते हैं, सबसे पहला राज्य है ना, जो छत्तीसगढ़ बायोडीजल का उपयोग करने वाला जो राज्य है, वो अग्रणी राज्य है। यानी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, वो सबसे पहला राज्य है जो बायोडीजल का उपयोग किया बच्चों। अब हम देखते हैं 12.9 सूर्य का प्रमुख स्रोत कौन है
है ना। तो सूर्य का प्रमुख स्रोत कौन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है। तो हमने विभिन्न तरह के ऊर्जा स्रोतों के बारे में जाना है। क्या इन सभी स्रोतों का एक मुख्य स्रोत हो सकता है। सोचें कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, नदियों में जल कहाँ से आता है, पवन के बहने का क्या कारण है। तो बच्चों, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हम कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, नदियों में जल कहाँ से आता है, पवन के बहने का क्या कारण है। तो हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम क्लास 5th 6 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, हम जानते हैं, और पानी की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, खनिज लवण होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अर्थात पौधों में ऊर्जा उत्पादन सूर्य की सहायता से होता है ना। किसकी सहायता से होता है, सूर्य की उत्पादन यानी कि सूर्य की सहायता से होता है। रतन जोत पौधों से प्राप्त बायोडीजल भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। इसी तरह पृथ्वी पर स्थित जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत होकर बादल बनाता है। बादलों के द्वारा वर्षा होती है तथा नदियों को जल प्राप्त होता है, जिसे हम बांध बनाकर रोकते हैं। इस बांध में एकत्रित जल का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। हम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा स्रोत है बच्चों जिसके कारण से पौधे भी अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और जल भी है वाष्पीकृत होकर बादल बनाते हैं, और वर्षा के रूप में नदियों को जल प्राप्त करवाते हैं, यानी कि जल प्राप्त होता है नदियों को, और हम इन नदियों को क्या करते हैं, बांध बनाते हैं और जल को एकत्रित करके उसका जल का उपयोग करते हैं। जल विद्युत उत्पादन भी करते हैं, जल में हम विद्युत उत्पादन भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आइए देखें कि पवन ऊर्जा सूर्य से किस तरह संबंधित है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, पवन, है ना। सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी के जल तथा स्थल भाग असमान रूप से गर्म होते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, सूर्य की जो ऊर्जा है, इससे पृथ्वी है, जल है, जो स्थल है, जल का स्थल, पृथ्वी का स्थल, ये भाग जो गर्म होता है जब, तो ये असमान रूप से गर्म होते हैं, है ना। एक ही समान नहीं कि मान लो जो टेम्परेचर होता है पृथ्वी का, जल का, ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे गर्म हो, ज़रूरी नहीं है ना। क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है ये अधिक होता है, जल का टेम्परेचर कम होता है, कभी कभी जल का टेम्परेचर अधिक होता है और पृथ्वी का कम होता है। यानी कि मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है हमारा पृथ्वी, है ना। तो जल भी 40 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म हो, ये ज़रूरी नहीं है, अधिक और कम ये हो सकता है। तो देखते हैं कि हमारा जो जल तथा स्थल भाग होता है वो असमान रूप से गर्म होते हैं। इस कारण वातावरण में कम गर्म तथा अधिक गर्म वायु के द्वारा संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी धाराएं? संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये बड़ी तेजी से बहती हैं, जिन्हें पवन कहते हैं। इस तरह पवन ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। तो पवन ऊर्जा का स्रोत कौन है बच्चों? सूर्य ही है। पेट्रोलियम, द्रव, कोयले, पेड़ पौधे जीवों के अवशेष हैं, जो कि सूर्य की ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप है। तो बच्चों, यहाँ पर हम पेट्रोलियम देख रहे हैं, पेट्रोल के बारे में, कोयले के बारे में, पेड़ पौधे, है ना। तो ये सभी क्या हैं? जीवों के अवशेष हैं, जो कि सूर्य की ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप है। इस तरह अधिकांश ऊर्जाओं के उत्पन्न होने का कारण सूर्य माना जाता है। यह कहा जाता है कि सूर्य ही हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। समाचार पत्रों, टीवी आदि में निम्न प्रकार की सावधानियां अपनाने की अपीलें की जाती हैं। तो बच्चों, हम टीवी वगैरह में देखते हैं हमेशा कि निम्न प्रकार की सावधानियां अपनाने के लिए कही जाती है, जैसे कि तेल बचाएं, इसकी एक बूंद
कीमती है। वाहनों की नियमित जांच कराएं, बिजली की बचत करें, बर्तनों को ढक कर खाना पकाएं, है ना। तो ये सभी कार्य करने से बच्चों क्या होता है, ऊर्जा की बचत होती है। यानी कि हम तेल को बचाएंगे तो इसकी एक एक बूंद कीमती है, इसलिए तेल को बचाना है। वाहनों की नियमित जांच कराते रहना है, ठीक है। बिजली की बचत करना है और बर्तनों को ढक कर खाना पकाना है। प्रेशर कुकर का उपयोग करें, प्रेशर कुकर का उपयोग करना है। वाहनों के पहियों में हवा का दबाव सही रखें। इस तरह से सावधानियाँ क्यों आवश्यक है, सोचें। घरों में प्रयुक्त उपकरण, बल्ब, ट्यूब लाइट, फ्रिज, कूलर आदि में ऊर्जा की खपत होती है ना बच्चों। इस सभी कूलर को हम कूलर का यूज करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, बल्ब का उपयोग करते हैं, ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं। तो ये सभी हम अपने घर में उपयोग करते हैं और इसका उपयोग अधिक करने पर ऊर्जा की खपत होती है बच्चों। तो सड़कों में प्रकाश व्यवस्था, परिवहन में, कृषि कार्यों तथा उद्योगों के विभिन्न रूपों में ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से प्रकाश ऊर्जा भी हमारी ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए कम पड़ती जा रही है। अतः उपलब्ध ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं। हमने सीखा जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल से क्या उत्पन्न की जाती है बच्चों? जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि विद्युत उत्पन्न कहाँ से होती है। जो हमारे घरों में जो बिजली आपको बिजली आती है ना, लाइट्स की सुविधाएं हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये जल से उत्पन्न की गई विद्युत द्वारा हमें ये विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि इसे हम जल विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। तो तेज बहती हवा से पवन चक्की यानी कि विंड मिल को चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों? जो पवन यानी कि हवा के द्वारा पवन चक्की को चलाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है बच्चों, इसे ही हम पवन ऊर्जा कहते हैं, है ना। और जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो हम इसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है, ठीक है। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम बनने में बच्चों हम पढ़े थे कि वर्षों लग जाता है, हजारों वर्षों समय लग जाता है, इसे ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से पंपों द्वारा निकाला जाता है। तो बच्चों जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम को जमीन के अंदर पंप लगाकर हम देखते हैं बच्चों की अगल बगल क्या होता है, चट्टान होते हैं, चट्टानों के बीच हम कुआं खोदकर पंपों के द्वारा हम पेट्रोलियम को निकालते हैं। इससे हमें विभिन्न उत्पाद यानी कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन आदि प्राप्त होते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं बच्चों जब हम उसे फिशनरी करते हैं तब रिफाइनरी करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। रसोई गैस में ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है। जो हम रसोई गैस का उपयोग करते हैं बच्चों, तो रसोई गैस में ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। सूर्य किरणों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। जो सूर्य की किरण होती है तो सूर्य किरणों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जो कि सौर ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों हम सौर ऊर्जा का उपयोग भी करते हैं। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इसी तथ्य पर आधारित उपकरण सोलर कुकर तथा सौर जल ऊष्मक है। तो बच्चों जो काली सतह होती है वो हम सौर जल ऊष्मक में भी देखें, है ना। जो उसकी नली होती है वो तांबे की बनी होती है और उसे काला कर दिया जाता है, क्योंकि जो काली सतह होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसी कारण से। और सोलर कुकर में भी जो भीतरी सतह होती है उसे हम देखते हैं काली सतह वो होता है, काले रंग का होता है, क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। इस कारण से सोलर कुकर की सतह और जल ऊष्मक की सतह को, सौर जल ऊष्मक की सतह को काले रंग का कर दिया होता है। गोबर वनस्पति एवं मृत जीव जंतुओं अर्थात जैविक अपशिष्ट
अपशिष्टों के सड़ने से जो गैसीय ईंधन तैयार होता है उसे बायोगैस कहते हैं। तो बच्चों गोबर वनस्पति है ना, गोबर से वनस्पति एवं मृत जीव जंतु होते हैं जो मर चुके होते हैं, और पेड़ पौधे होते हैं जो मृत पेड़ पौधे होते हैं, अर्थात जैविक अपशिष्ट जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके सड़ने से जो गैसीय ईंधन तैयार होता है उसे ही हम कहते हैं बायोगैस कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव तथा गैसीय रूप में पाए जाते हैं बच्चों, जैसे कि जैसे हमारा जो एलपीजी गैस है, जो रसोई गैस है, हम इसका उपयोग करते हैं तो ये पहले कौन से रूप में होते हैं, गैस के रूप में होते हैं, पर हम इसे जब यूज करते हैं, ठीक है, सिलेंडर में किस रूप में इसे उपयोग किया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड के रूप में गैस को, एलपीजी गैस को रखा जाता है और उसमें कुछ गंध मिलाया जाता है ताकि वो हमें पता चल जाए कि जब गैस कभी कभी लीक होती है तो हमें पता करने के लिए, पता चलने के लिए उसे उसमें गंध मिलाया जाता है। इसलिए तीक्ष्ण गंध हमें जब एलपीजी गैस लीक होता है तो हमें तीक्ष्ण रूप में गंध महसूस होता है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे स्रोत अनवीकरणीय तथा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो बच्चों नवीकरणीय, अनवीकरणीय मतलब आप लोग समझते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम का हम अत्यधिक उपयोग करें तो ये स्रोत जो है अनवीकरणीय होता है, यानी कि ये फिर भविष्य में यदि ये ख़त्म हो जाए तो हमें फिर से प्राप्त नहीं होगा। पर जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ये ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होता है, ये इनका जो है पुनरावृत्ति होते रहता है बार बार, ठीक है। जैव ऊर्जा के तौर पर बायोडीजल अच्छा स्रोत है। जो जैव ऊर्जा होता है वो बायोडीजल का अच्छा स्रोत होता है। ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, हमें ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जिसका आंसर आपको देने हैं होमवर्क में। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है, ऊर्जा के 4 विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। तो 4 विभिन्न रूप कौन कौन से ऊर्जा के, इनके नाम लिखने हैं आपको, और आपको बताना है कि सौर ऊर्जा से क्या लाभ है ना। हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में इसके उपयोग में 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण देकर आपको बताना है बच्चों। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। जो एलपीजी होती हैं बच्चों, इनमें कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।